नमस्कार मित्रों। देश के नागरिकों को और आम जनता को समझने के लिए, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए इस वीडियो की शुरुआत की गई है, जिसमें हम लोग डेली सुनने वाले जो वर्ड्स हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है। सब्जेक्ट पर आते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो लोग बोलते हैं कि बहुत ही एक टफ सब्जेक्ट है, इसको समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है। इकोनॉमिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स का पूरा गेम दो ही बात पर निर्भर करता है कि उत्पाद क्या हुआ है और इसको उपभोग करने वाला कौन है। बस ये जिसको समझ में आ गया वो पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स के मार्केट को हिला करके रखने वाला है। ये समझने के बाद आपको बहुत ही ईजिली ये समझ में आएगा कि जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। आपको ये समझ में आएगा कि जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। आपको ये समझ में आएगा कि एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। आप धीरे धीरे ये सारी बातें समझे होंगे कि समझेंगे कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, ठीक है। और बहुत सारे टर्म्स जो कि बहुत ही इजी तरीके से आप समझने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो कि बेसिक से शुरुआत करते हैं, इसको बिना कॉम्प्लेक्स किए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे आपके पिता का नाम पूछा जाए तो आपको अपने पिता का ही नाम बताना है, आपको अपने दादा का नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बात अगर आप माइंड में रखेंगे कि आप कॉम्प्लेक्स नहीं करना है तो आप इजीली चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अब उत्पाद पर आते हैं कि सामान पहले बनेगा कैसे, है ना। तो सामान बनने के लिए उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी और रॉ मटेरियल को मशीन के द्वारा प्रोसेस करके हम लोग एक ऐसे सामान को बनाएंगे, उसी से निकालेंगे जिसको कि पब्लिक उपभोग कर सके। जैसे गेहूँ से आटा का बनना वगैरह ये प्रोसेस होगा। तो दो चीज़ें हैं कि उत्पाद के लिए तो एक तो बनाने वाला होना चाहिए, ठीक है, जिसको बोलेंगे कि आप जो बिजनेसमैन जिसको बोल सकते हैं, है ना। दूसरा मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, तीसरा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें मिल करके एक प्रोडक्ट को बनाएगा। प्रोडक्ट जिस पर कि सारे लागत कॉस्ट, मतलब रॉ मटेरियल का कॉस्ट, मशीन का कॉस्ट, लेबर कॉस्ट वगैरह सारे रहेंगे, वो सारा मिल करके एक प्रोडक्ट को बनाया जिसकी प्राइसिंग मान लीजिए सपोज 100 रुपये है। सरकार जैसे ही आपने प्रोडक्ट को बनाया टैक्स के लिए पहुंच जाएगी और उसने इस पर टैक्स लगा दिया सपोज 10 रुपये। तो ये आपका टोटल 110 रुपये। अभी ये ऑब्जेक्ट आपको किसके पास है? बिजनेसमैन के पास ही है। और बिजनेसमैन के पास ही इस ऑब्जेक्ट की प्राइस हो गई 100 रुपये जो बिजनेसमैन ने लगाया था, प्लस सरकार ने जो टैक्स लगाया, टोटल 110 रुपये हो गया है। अब ये उपभोक्ता के पास जाएगा। उपभोक्ता चाहता है कि जितना सस्ते में उसको सामान मिले, तो सरकार का इंटरवेन होगा और सरकार यहाँ पे कुछ सब्सिडी उस ऑब्जेक्ट पर छोड़ देगी। अब सरकार जब सब्सिडी छोड़ेगी तो सपोज सरकार ने सब्सिडी छोड़ा 10 रुपये, तो अगेन ये 10 रुपये जो सब्सिडी था वो आपका माइनस हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट अब उपभोक्ता के पास 10 रुपये माइनस होने के बाद 100 रुपये में पहुँचा और इसको अब कंज्यूमर जो है ये इसको बाय करने की कोशिश करेगा। ये टोटल प्रोसेस में क्या हुआ कि एक तो कि उत्पादन हुआ और दूसरा उपभोग हुआ, और ये प्राइसिंग जो तय की गई वो लागत क्या था उस पर, टैक्स पर, और सब्सिडी क्या दिया गया है। अब यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन, यहाँ पे दो चीज़ें हुई हैं। एक तो कि बिजनेसमैन ने अपनी प्राइस फिक्स किया था, वो था 100 रुपये। सरकार ने अपना सब टैक्स इस पे अप्लाई किया, प्लस सब्सिडी को उसने रिलीज किया। तो जो कि इस केस में दोनों प्लस टैक्स उसने अप्लाई किया और माइनस सब्सिडी कर दिया, तो आपका ये 100 का 100 ही जो उत्पादन के समय पर प्राइस था और उपभोक्ता के पास भी सेम प्राइसिंग चला गया। खैर मेन जो पॉइंट है वो ये है कि टैक्स जो सरकार ने लगाया था वो बिजनेसमैन पर लगाया था और सब्सिडी जो उसने छोड़ा है वो जन कल्याण के लिए, उपभोक्ता के लिए छोड़ा है। तो जो ये टैक्स और जो सब्सिडी, जो दो चीज़ें हैं, टैक्स क्या करता है? प्राइस को इंक्रीज करने का काम करेगा, और सब्सिडी क्या करता है? प्राइस को डिक्रीज करने का काम करता है। और सरकार को क्या मिलेगा?
टैक्स जितना उसने अप्लाई किया है वो सरकार को मिलेगा, और सब्सिडी जो उस सब्सिडी जो जनता के लिए उसने छोड़ा वो उसको नहीं मिलने वाला है, वो सरकार के पास नहीं जाने वाला है। इसलिए जो सरकार को टोटल प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट वो होगा टैक्स जो उसने लगाया है और जो माइनस सब्सिडी। सो इस टैक्स माइनस सब्सिडी को हम लोग एक टेक्निकल टर्म यहाँ पे सीखेंगे, वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नीवल नीवल अप्रत्यक्ष कर। सो नीवल अप्रत्यक्ष कर क्या है? सरकार ने जो टैक्स उत्पाद पे लगाया था और जो सरकार ने सब्सिडी छोड़ा, उन दोनों का डिफरेंस। अब ये नीवल अप्रत्यक्ष कर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि टैक्स अधिक है कि सब्सिडी। सपोज किसी केस में सरकार ने 20 रुपये टैक्स लगा दिया और सब्सिडी 10 रुपये किया, तो यहाँ पर 10 रुपये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी सरकार को प्रॉफिट हुआ है। सपोज सरकार ने टैक्स लगाया 10 रुपये और सब्सिडी छोड़ दिया 20 रुपये, सो यहाँ पर सरकार को घाटा होगा वो माइनस 10 रुपये का, सो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। सो नीवल अप्रत्यक्ष कर नेट इनडायरेक्ट टैक्स वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार ने टैक्स कैसा लगाया है। अब यहाँ पर एक चीज़ तो हमने ये देखा कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग थी वो मान लीजिए कि 90 रुपये था, और जो पूरा मेंटेनेंस मशीन का जो मेंटेनेंस वगैरह में जो खर्च आया वो आया 100 रुपये, ठीक है। पूरा बनाने में जो खर्च आया वो आया 10 रुपये, इसलिए इसकी प्राइसिंग हो गई थी 100 रुपये। अब यहाँ पर उपभोक्ता को तो फाइनली 100 रुपये में मिला, और उत्पाद को भी, जो बिजनेसमैन है उसको भी 100 रुपये मिला। लेकिन कालांतर में समय समय के बाद क्या होता है, हर 3 महीने 6 महीने पर मशीन के मेंटेनेंस के लिए ग्रीस वगैरह या फिर जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं मेंटेनेंस के लिए, उसकी कॉस्टिंग भी तो कहीं ना कहीं आती होगी। सो जो ये 100 रुपये है जो उत्पाद के पास आया है ना, जो 100 रुपये है जो उत्पादक के पास आया, उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। लेकिन जो मेंटेनेंस में उसे और भी पैसा लगा होगा, लगा होगा हर 3 महीने 6 महीने पर, उसको बोलते हैं मूल्य ह्रास। सो अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ों को सीखा वो सीखा, एक तो कि जो उत्पादक को जो पैसा मिला, ठीक है। एक सीखा हमने जो उपभोक्ता ने जो जिस प्राइस पर ऑब्जेक्ट को खरीदा है। दूसरा मूल्य ह्रास। और तीसरा हमने सीखा एक नीवल अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर ये हमने सीखा, जिसको हमने सीखा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसी को बोलते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सो ये दो तीन चीज़ें हमने यहाँ पे सीख लिया है, ये उत्पाद और उपभोक्ता के टर्म में। अब एक टर्म और हम लोग सीखेंगे जिसको कि इन फ्यूचर हम लोग यूज करने वाले हैं, और इन 2 टर्म के बेसिस पर जो एक क्रीम टर्म हमारे पास आया है वो आया है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या होता है? कुछ नहीं, टैक्स माइनस सब्सिडी। ये क्रीम टर्म को अपने को याद रखना है। दूसरा क्रीम टर्म अभी हम लोग समझने वाले हैं, और ये 2 क्रीम टर्म से हम लोग बहुत सारे टर्म का फॉर्मेशन करने वाले हैं। दूसरा क्रीम टर्म क्या है? एक सिनेरियो लेते हैं, सपोज ये इंडिया है IND और ये US है। सपोज ये US का आदमी इंडिया में कुछ रुपए कमाया, सपोज 100 रुपये, इंडिया का आदमी US में कमाया 120 रुपये, तो इस केस में जो इंडिया को प्रॉफिट है वो 20 रुपये। लेकिन अगर यही उल्टा होता है, सपोज US का आदमी इंडिया में 120 रुपये कमाता और इंडिया का आदमी US में कमाता 100 रुपये, तो इस केस में इंडिया को घाटा होता है 20 रुपये। सो ये घाटा हुआ कि फ़ायदा उससे मतलब नहीं है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस ही बोला जाता है सकल साधन आय। तो यहाँ से जो दूसरा टर्म अपने पास सामने आया कि भारत के लोग विदेश में कितना कमाते हैं और विदेश के लोग इंडिया में कितना कमाते हैं, उन दोनों का डिफरेंस ही होता है सकल साधन आय। ये 2 टर्म में क्लैरिटी होनी चाहिए कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स जिसको बोलते हैं कि नीवल अप्रत्यक्ष कर,
अप्रत्यक्ष कर, दूसरा सकल साधन आय। ठीक है, ये दो टर्म के बेसिस पर हम आगे बहुत सारे टर्म का फॉर्मेशन करने वाले हैं। अब जो मेन चीज़ें होती हैं जो लोग बोलते हैं कि ये सारे टर्म जो डेली सुनने को मिलते हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो जो जो फर्स्ट थ्री टर्म होगा वो जो फोकस में रहेगा अपने पास अभी, वो रहेगा, एक तो रहेगा जीडीपी, इसको बोलते हैं क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा रहेगा जीएनपी, जिसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, डी से एन, ये सारे टर्म यूज करेंगे हम लोग। तीसरा रहेगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग आगे इसको सीखेंगे। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहते हैं यहाँ पर कि जो उत्पादक था, उत्पादक, ठीक है, और जो यहाँ पे उपभोक्ता था, उपभोक्ता, तो उत्पादक ने जो उत्पादक से उपभोक्ता में जो प्राइस जाता है, प्राइस सपोज ये P1 है और ये P2, तो जो P2 होगा वो होगा P1, टैक्स इसके प्राइस को बढ़ा देगा, बढ़ा दिया, और माइनस सब्सिडी जो कि प्राइस को घटा देगा। सो टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस उत्पादक के द्वारा लगाया गया प्राइस ही उपभोक्ता को मिलता है। तो जो P1 होता है वो होता है फैक्टर प्राइस, ये क्या क्या लागत लगा उसके द्वारा ऑब्जेक्ट के प्राइस को डिसाइड किया गया। और जो P2 होता है वो होता है मार्केट प्राइस, कि लास्ट कंज्यूमर को कितने पैसे में कोई भी ऑब्जेक्ट मिला है। ये दोनों जानना ज़रूरी था, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और आपका मार्केट प्राइस क्या होता है। इसी के बेसिस पर आगे के बहुत सारे टर्म जैसे कि राष्ट्रीय आय वगैरह की गणना हम लोग करेंगे और वो बहुत ही इजी होगा। सो फैक्टर कॉस्ट, जो उत्पादक ने अपनी लागत पर जितने भी उसने रॉ मटेरियल यूज किए थे उस प्राइस पर जो ऑब्जेक्ट को बनाया वो हुआ फैक्टर कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री का कॉस्ट। और जो मार्केट में ऑब्जेक्ट उतरा उसको बोलेंगे मार्केट प्राइस। उसमें दो चीज़ें हुई कि जो फैक्ट्री का प्राइस था उसमें टैक्स का एडिशन हुआ, टैक्स का एडिशन हुआ जिसने इंक्रीज किया और प्राइस को, और सब्सिडी का रिडक्शन हुआ जिसने प्राइस को डिक्रीज किया है। ठीक है, फिर आगे अभी हम लोग जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी के बारे में 2 मिनट के अंदर समझने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसान प्रोसेस होगा। ठीक है, तो जीडीपी की बात करते हैं। सपोज ये इंडिया है, इंडिया IND, तो यहाँ के लोग, यहाँ की कुछ फैक्ट्रियाँ उत्पाद करती हैं, कुछ लोग सर्विस देते हैं, जैसे बाल काटते हैं, झाड़ू मारते हैं, ये सब बहुत सारे काम करते हैं। तो कुछ ना कुछ प्राइस वो भी लेते हैं सर्विस का, और जो उत्पाद करता है फैक्ट्री वो भी प्राइस लेता है। सो एक साल में फिक्स भौगोलिक सीमा में, सब तो भारत की भौगोलिक सीमा को हमने फिक्स कर दिया, फिक्स भौगोलिक सीमा में जितने भी उत्पाद हुए हैं और जितने भी लोगों ने सर्विसेज के पैसे लिए हैं, तो उन सारे पैसों का, मतलब ऑब्जेक्ट का पैसा, जितना उत्पादन हुआ है एक साल में एक भौगोलिक सीमा के अंदर, जितना भी उत्पादन हुआ है इंडिया में, जितना भी उत्पादन हुआ है वस्तु का, उसका प्राइस, और प्लस लोगों ने जो सर्विसेज देने के लिए जो प्राइस लिया है, उन दोनों के प्राइस का योग ही जीडीपी कहलाता है। तो जीडीपी क्लियर है कि एक साल में एक भौगोलिक सीमा के अंदर जितने भी वस्तु के प्राइस और लोग के सर्विस के बदले जो प्राइस लिया है उन सभी का योग जीडीपी होता है। तो क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीएनपी क्या होता है? क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मीन्स जो जीडीपी हमने अभी डिसाइड किया कि जो भी उत्पादन हुआ है या जो लोगों ने सर्विसेज दिए हैं, उसमें से अभी हमने पढ़ा था कि इंडिया के लोग बाहर कमा रहे हैं और बाहर के लोग इंडिया, यानी इंडिया से जितना पैसा बाहर जा रहा है और बाहर से जितना पैसा इंडिया में आ रहा है, उनको जीडीपी में घटा देना। ठीक है, अब जीडीपी में घटेगा कि जुटेगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि अगर इंडिया के लोग बाहर में पैसा अधिक कमाए हैं, सपोज इंडिया के लोग बाहर में पैसा कमाए 120 रुपये, ठीक है, और बाहर का लोग इंडिया में पैसा कमाए 100 रुपये, तो जो डिफरेंस निकाल लेना है वो 20 है, और वो डिफरेंस चूँकि इंडिया के लोग बाहर में अधिक कमाए हैं तो यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसका उल्टा केस ये होता है कि इंडिया के लोग बाहर में कमाए हैं 100 रुपये और विदेशी इंडिया में कमाए हैं 120 रुपये, तो डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस
वो होगा, वो भी होगा 20 रुपये, लेकिन ये 20 रुपये यहाँ पे प्लस ना होकर के माइनस होगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि जो इंटरनेशनल जो ट्रेड, जो इंटरनेशनल जो इनकम हुआ, वो इंडिया का घाटे में रहा है। तो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, उससे मतलब नहीं है। जो इंडिया के लोग बाहर कमाए और जो बाहर के लोग इंडिया में कमाए, उन दोनों का डिफरेंस ले लो। अगर इंडिया के लोग ने अधिक कमाया है तो ऐड हो जाएगा, और अगर विदेश के लोगों ने अधिक कमाया है तो वो डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन आजकल ये ऐड ही होता है, क्योंकि इंडिया के लोग ही बाहर में अपने सर्विसेज के बल पर अधिक पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। सो जीडीपी प्लस इंटर कंट्री इनकम, जीडीपी प्लस इंटर कंट्री इनकम इज कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये इंडिया का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है। जीडीपी प्लस इंटर कंट्री इनकम, अभी प्लस होगा कि माइनस होगा, वो डिपेंड करेगा कि इंटर कंट्री इनकम घाटे का रहा है कि फ़ायदे का रहा है, ठीक है। तो जीडीपी हमने देखा, जीडीपी हमने क्या देखा कि एक भौगोलिक सीमा के अंदर ऑब्जेक्ट का जो उत्पाद हुआ है उसकी प्राइसिंग, प्लस लोगों ने जो सर्विसेज दिए हैं उसकी प्राइसिंग, ठीक है, उन सब का सम ही जीडीपी हुआ। इसमें इंटर कंट्री की बात नहीं की गई थी, जीएनपी में इंटर कंट्री की बात की गई है। जीडीपी में ही इंटर कंट्री के इनकम आइदर वो पॉजिटिव हो और नेगेटिव, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये जीएनपी को निकालेगा। लेकिन जैसा हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट को बनाने में या लोग जो सर्विसेज देते हैं उनकी बीमारी में या उनका तबीयत अगर ख़राब हो जाता है तो उनके मेंटेनेंस पे जो खर्च होता है उसी को बोलते हैं मूल्यह्रास, ठीक है। तो अब बोला कि जीएनपी जो क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था उसमें अगर मूल्यह्रास को घटा दो, मूल्यह्रास मतलब लोगों के मेंटेनेंस में या मशीन के मेंटेनेंस में जो खर्चा हुआ, अगर उसको मूल्यह्रास को घटा दो तो ये हो जाएगा आपका एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो बहुत ही क्वाइट सिंपल है, कोई बहुत ही बड़ा चीज़ नहीं है। जो अभी हमने देखा था पिछले बेसिक कॉन्सेप्ट में कि उत्पाद से उपभोग के तरफ हम लोग कैसे जाते हैं, ठीक है, और मूल्यह्रास क्या होता है, वो सारे चीज़ों को देखने के बाद हमने बेसिक चीज़ों को देखने के बाद हमने जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी में डिफरेंस पाया। जीडीपी क्या है कि इंडिया के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट बने हैं उनकी प्राइसिंग, लोगों ने जो सर्विसेज दिया उनकी प्राइसिंग, दोनों को ऐड करो, जीडीपी का काम खत्म। जीएनपी क्या है कि जीडीपी में ही इंटर कंट्री इनकम को प्लस करना है कि माइनस, डिपेंड करेगा कि कितना इंडिया का प्रॉफिट हुआ है कितना विदेश का, तो जीएनपी हो गया। एनएनपी में क्या हुआ कि मेंटेनेंस को तुम इसमें घटा दो, ठीक है, वो एनएनपी हो गया कि मशीन को रख रखाव में कितना खर्चा हुआ है एंड ऑल। अब दो चीज़ें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक होता है फैक्टर कॉस्ट, दूसरा होता है मार्केट प्राइस। तो हमने अभी देखा था कि फैक्टर कॉस्ट में ही अगर आप टैक्स को जोड़ दीजिए और सब्सिडी को घटा दीजिए तो ये बनता है मार्केट प्राइस। यानी कि जो मार्केट प्राइस होगा, अब इसके अगर फार्मूला से कोई मतलब नहीं है, जो कंज्यूमर के पास ऑब्जेक्ट गया, जो कंज्यूमर ने खरीदा, वो हुआ मार्केट प्राइस। ये इक्वल होता है कि जो कंपनी ने बनाया फैक्टर कॉस्ट, उस पर जो सरकार ने टैक्स लगाया, टैक्स ने क्या किया, इंक्रीज किया प्राइस को। फिर सरकार ने जो सब्सिडी लगाया, सब्सिडी ने क्या किया, डिक्रीज किया। तो ये प्रोसेस के बाद जो ऑब्जेक्ट का प्राइस है वो मार्केट प्राइस हुआ। अब इसी को उधर कर दो कि फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, तो मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। तो ये सारे चोचलों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल बात। जो ऑब्जेक्ट बना, सरकार ने टैक्स लगाया, प्राइस को बढ़ा दिया, सरकार ने फिर सब्सिडी लगाया, प्राइस को घटा दिया, और जो घूम फिर करके बचा वही होता है मार्केट प्राइस। अब यहाँ से इकोनॉमिक्स ने क्या किया कि ये तीन टर्म जीडीपी, ठीक है, और जीएनपी, ठीक है, और एनएनपी, इन तीनों को उसने ये दोनों टर्म में मतलब दो टर्म में अलग से क्लासिफाइड कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि बोला कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, कॉमा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, सिमिलरली जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीएनपी एट मार्केट प्राइस। फिर आया एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी मार्केट प्राइस।
सो ये 3 टर्म से 6 टर्म आया। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या अंतर है? कुछ नहीं, सब टैक्स को ऐड कर दो, सब्सिडी को घटा दो, सिंपल बात। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो कुछ नहीं करना है, टैक्स को घटा दो और आपको सब्सिडी को, टैक्स को जोड़ दो, सब्सिडी को घटा दो। अब हम लोग फार्मूला खुद बना सकते हैं कि सपोज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। नहीं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस रखेंगे, वो इजी रहेगा अपने लिए। जीडीपी एट मार्केट प्राइस अगर रखेंगे हम यहाँ पर तो इजी रहेगा अपने लिए। तो कुछ नहीं करना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस अगर करना हो तो सिंपल बात है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, प्लस कर दो टैक्स को और माइनस कर दो सब्सिडी को, फॉर्मूला हो गया। फिर आ जाइए जीएनपी एट मार्केट प्राइस, कुछ नहीं, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। फिर आ जाइए एनएनपी एट मार्केट प्राइस, कुछ नहीं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। फिर आ जाइए, अब इसे उल्टा देखते हैं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कुछ नहीं, जीडीपी जो मार्केट प्राइस पर था उसमें इस बार टैक्स को घटा देना है क्योंकि वो माइनस जाएगा और सब्सिडी प्लस हो जाएगा यहाँ से। फिर आ जाइए जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये हो जाएगा जीएनपी एट मार्केट प्राइस, फिर माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। फिर आ जाएगा जीएनपी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये हो जाएगा आपको एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। और माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी कुछ नहीं, ये माइनस होगा प्लस, उससे मतलब नहीं रखना है, हमेशा टैक्स और सब्सिडी को घटा देना है, ठीक है। टैक्स और सब्सिडी को घटा देंगे, अगर वो टर्म पॉजिटिव होगा यानी कि सरकार को जो है, सरकार को फायदा हुआ है, वो अधिक वो बढ़ाने का काम करेगा प्राइस को, तो यहाँ पर प्लस करेंगे। और अगर ये दोनों टर्म का डिफरेंस अगर नेगेटिव होता है, वो प्राइस को घटाने का काम करेगा, यानी कि मार्केट प्राइस में उसको घटा देंगे। अब ये दोनों का डिफरेंस ही, प्लस हो कि माइनस, उससे मतलब नहीं है, टैक्स और सब्सिडी का डिफरेंस ही, इसी को हमने पढ़ा था कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, निवल अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, निवल अप्रत्यक्ष कर, यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। और इसी को हम लिख सकते हैं कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस निवल अप्रत्यक्ष टैक्स कर। क्यों? क्योंकि अप्रत्यक्ष कर ही टैक्स और सब्सिडी के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही नेशनल इनकम होता है, ही नेशनल इनकम होता है। सो नेशनल इनकम इज नथिंग बट एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। अब ये माइनस होगा कि प्लस, ये इस पर डिपेंड करेगा कि टैक्स और सब्सिडी का जो डिफरेंस है वो माइनस है कि प्लस है, ठीक है। मतलब कि टैक्स अगर ज़्यादा है और सब्सिडी कम है तो ये मार्केट प्राइस को बढ़ाने का काम करेगा, और अगर टैक्स कम है सब्सिडी ज़्यादा है वो मार्केट प्राइस को घटाने का काम करेगा। तो साइंस से मतलब नहीं रखना है, समझना है गेम को कि टैक्स प्राइस को बढ़ाने का काम करता है और सब्सिडी टैक्स को घटाने का काम करता है। अगर इन दोनों का डिफरेंस मीन्स ज़्यादा है, टैक्स में से सब्सिडी अगर कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मार्केट प्राइस को बढ़ाने का काम करेगा, और टैक्स सब्सिडी से कम है वो मार्केट प्राइस को घटाने का काम करेगा। सो अकॉर्डिंगली अपने को साइन रखना है। सो राष्ट्रीय आय एक टर्म में, फिर हम इसको इन डिटेल नेशनल इनकम के चैप्टर में इसको कितने तरह से कैलकुलेट करते हैं वो बताएंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ ये जानना है कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही राष्ट्रीय आय है, नेट नेशनल प्रॉफिट एट फैक्टर कॉस्ट ही राष्ट्रीय आय है। मतलब कि सरकार को जो यहाँ से प्रॉफिट और गेन हुआ, ठीक है, और मार्केट प्राइस में उसको घटाना या बढ़ाना है, उस पर ही राष्ट्रीय आय निर्भर करता है। सो अगर हम यहाँ से समराइज करने की कोशिश करें और वन बाय वन इसको रिवाइज कर लें थोड़ा सा, तो हमने जो स्टार्टिंग में जाना वो जाना
कि उत्पाद क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, ठीक है। उत्पाद पे ही जाना गया कि फैक्टर कॉस्ट क्या है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और फिर हमने जाना मार्केट प्राइस क्या है, ठीक है। हमने यहाँ जाना गया कि टैक्स जो है फैक्टर कॉस्ट में प्राइस को बढ़ाने का काम करता है, और सब्सिडी जो है फैक्टर कॉस्ट में प्राइस को घटाने का काम करता है। अगर टैक्स और सब्सिडी का, अगर टैक्स ज़्यादा है सब्सिडी से तो प्राइस बढ़ जाएगा, अगर टैक्स कम है सब्सिडी से तो प्राइस घट जाएगा। मीन्स मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा तब होगा जब टैक्स ज़्यादा होगा सब्सिडी से, और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से कम होगा जब सब्सिडी ज़्यादा होगा टैक्स से। ये हमने देखा। उसके बाद हमने निवल अप्रत्यक्ष कर देखा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निवल अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि जो मशीन है या बॉडी है उसके मेंटेनेंस में मूल्यह्रास होता है, कुछ पैसे लगते हैं, उसको हमने मूल्यह्रास के रूप में देखा। और फिर हमने ये देखा कि अब आगे कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो हमने कुछ नहीं देखा, हमने जीडीपी देखा कि एक एरिया में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज पर का जो प्राइस है वो जीडीपी हुआ। फिर हमने यहाँ से देखा कि इसी में एन को ऐड कर देना है, जीएनपी, मतलब कि गुड्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल मतलब इंटर कंट्री जो हमने इनकम किया है, अगर वो अधिक है तो हमारा जीडीपी में प्लस हो जाएगा, अगर वो कम है तो जीडीपी में घट जाएगा, और वो जीएनपी को रिलीज कर देगा। मीन्स कि यहाँ पे जीडीपी और प्लस होगा कि माइनस होगा, वो डिपेंड करेगा कि इंटर कंट्री इनकम वो कितना अधिक या कम है। अब आते हैं एनएनपी। अब ये नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, वो कुछ नहीं। नेट नेशनल प्रोडक्ट को हमने क्या किया था, हमने बस जीएनपी में बस हमने मूल्यह्रास को हटा दिया, ठीक है। तो जो जीएनपी था उसमें मूल्यह्रास को हमने हटा दिया और वो नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया। अब फिर आगे देखा कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो अगर एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, वो फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है तो कुछ नहीं, टैक्स और सब्सिडी का कोई गेम नहीं है, वो फैक्टर कॉस्ट पे जाएगा। लेकिन अगर वो मार्केट प्राइस में है, यानी कि टैक्स का एडिशन हुआ है, सब्सिडी का सब्सट्रैक्शन हुआ है, ठीक है, अगर वो टैक्स का ज़्यादा है तो आपका मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा, टैक्स कम है तो मार्केट प्राइस घट जाएगा। और वहाँ से हमने देखा कि एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम राष्ट्रीय आय भी बोलते हैं, वो कुछ नहीं, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, और हमने टैक्स को घटा दिया था यहाँ पर और सब्सिडी को ऐड कर दिया था, और वो 6 के 6 फार्मूला हमने जस्ट अभी देखा है। आज इतने सारे टर्म हमने क्लियर किए हैं। अब आगे जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग आपको रियल इनकम ऑफ पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ से एक टॉपिक को अभी एज ऑफ नाउ के लिए अगले चैप्टर में ही बढ़ा रहे हैं कि जीडीपी भी 2 तरीके से होता है, अकाउंट किया जाता है। एक होता है रियल जीडीपी और एक होता है नॉमिनल जीडीपी। और फिर यहाँ से ही जीडीपी डिफ्लेक्टर का फार्मूला सीखेंगे और हमारा एक बेसिक जो इकोनॉमिक्स है वो क्लियर हो जाएगा। साथ ही बशर्ते कि हम बजट वाले टॉपिक में राजकोषीय घाटा, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, या फिर रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट का चैप्टर ही हम एक अलग रखेंगे, और डेफिसिट को हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। डोंट वरी, 2 से 3 क्लास में आप इकोनॉमिक्स के गन मतलब जो भी आप पेपर में जो भी आप वर्ड्स को देखते होंगे उसको आप इजली सीखने वाले हैं। धन्यवाद, बने रहिए मैजिशियन ऑफ एजुकेशन के साथ।